नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने ज़्यादातर समय कृषि कानूनों पर अपना पक्ष रखने में लगाया। आज पूरी तैयारी के साथ थे, रेफरेंसेस अपने पास रखे हुए थे और बोलने का जो उनका अपना तजुर्बा है या उनका जो अपना कौशल है वो आज बहुत काम आया। एक ऐसा मसला जिसको लेकर के देश में पिछले 2-2.5 महीनों से एक आंदोलन चल रहा है, एक राय बन रही है कि यह सरकार जो है वो किसानों के हितों के खिलाफ है। जो कानून हैं वो दरअसल किसानों के लिए नहीं है बल्कि कारोबारियों के लिए हैं। ऐसे समय में और ऐसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सरकार का पक्ष रखा और कृषि कानूनों को लेकर के जो सवाल उठाए जाते रहे हैं, जो मसले उछाले जाते रहे हैं, उनका जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया या काट रखी, वो काबिल तारीफ़ है। मैं इसलिए आज आपके सामने प्रधानमंत्री की बातों को सिलसिलेवार तरीके से रखूँगा ताकि आपके सामने भी वो तस्वीर साफ़ हो सके। पिछले कई समय से मैं बार बार अपने वीडियो पोस्ट में कहता हूं कि यह कानून थोड़े बहुत संशोधनों के साथ ज़रूरी हैं, सुधारवादी हैं, क्रांतिकारी हो सकते हैं और देश में खेती की स्थिति और किसान की हालत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो हवा है, जो प्रपंच है, जिस तरीके का शोर है, उसमें इसकी चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि विरोध अगर हो रहा है तो आप यह तो बताइए कि विरोध के बाद आखिर आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास क्या विकल्प है। अगर ये कानून सही नहीं है तो किसानों के लिए और खेती की खातिर क्या सही है, यह तो बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हम जानते हैं, हम सब इस बातों से जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है। बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस को, देश को तबाह करने में ये भी एक मानसिकता ने बहुत बड़ा रोल किया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाते रहे उसमें 3-4 बातें बहुत ज़रूरी और अहम हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने ये कही कि अगर दुनिया के साथ आपको चलना है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इस बहुत बड़े देश में सिर्फ जनसंख्या के ज़रिए आप अपनी ताकत बताएं या फिर ख़ुद को आजमाएं, ये सही नहीं है। आपको तरक्की के रास्ते भी अपने आप को बढ़ाना होगा और तरक्की के लिए किसान की बेहतरी ज़रूरी है। दुनिया की ज़रूरत को आज के किसान को समझना होगा और खेती में ज़रूरी बदलाव करना होगा। उनके मुताबिक आप 18वीं सदी की मानसिकता के साथ 21वीं सदी में नहीं चल सकते हैं। यह बात वो कहीं न कहीं विपक्ष को भी कह रहे थे और उन तमाम लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर आंदोलन को हवा दे रहे हैं। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री पिछली सरकारों की तरफ गए। दरअसल वो कह ये रहे थे कि मौजूदा कानून अगर सही हैं और इनसे ही देश की हालत, किसानों की हालत बेहतर हो सकती थी तो फिर हुई क्यों नहीं। आप जोखिम क्यों नहीं उठा सकते हैं, किसान का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं, उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूरी है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, देश में जो भी व्यक्ति सत्ता में आया
उसने महसूस किया, लेकिन हिम्मत उसने नहीं की। उन्होंने 2 रेफरेंसेस दिए। एक चौधरी चरण सिंह का, जो कृषि मंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी हुए। उनकी किताब थी कृषि की अर्थनीति, उसी का उन्होंने जिक्र किया कि वो क्या चाहते थे। दरअसल ये कह रहे थे कि देश को आप एक भूखंड मानिए और इस भूखंड में फसल की आवाजाही, यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फसल की आवाजाही अगर निर्बाध हो जाती है तो किसान के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 2005 में भी एक सरकार थी जो कानून लाना चाहती थी। उस कानून में भी जो प्राइवेट सेक्टर की मंडियां हैं उनको लाए जाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को करने और किसानों को बिचौलियों के शिकंजे से बाहर निकालने की बात कही गई थी। और यह साल 2005 का था, सरकार कांग्रेस की थी। जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं नहीं मानता उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं। ये मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं। द स्टेट टूक इनिशिएटिव टू अमेंड देयर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन द ईयर 2005 itself, providing for direct marketing, contract farming, setting up of a private market, consumer farmer markets, e-trading, and notified the rules in 2007 to implement the amended provision. In fact, 24 private markets have already come up in the state. ये किसने कहा था? ये एपीएमसी एक्ट बदल लिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब अपनी बात सदन में रख रहे थे तो खेती को लेकर के जितनी भी जरूरी बातें हैं उनके नाते उनकी अपनी समझ साफ थी। वो ये कह रहे थे कि जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, किसान रेलगाड़ी या फिर किसानों के नाम पर जो एयर सर्विस है, ये सब इसलिए है कि किसान एक जगह से अपनी फसल को दूसरी जगह भेज पाए और बेच पाए, उसको ई-नैम के जरिए भी बाजार मिल सके। यह काम धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका होना ज़रूरी है क्योंकि देश को आपको आगे ले जाना है। इसके साथ उन्होंने कुछ उदाहरण भी रखे। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी। 30 किलो अनार, 30 केजी अनार, ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा और खर्चा कितना हुआ? 124 रुपीज। देवलाली का एक किसान 7 केजी उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजी, भेजने का खर्चा 60 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य से जाकर के मिला। इसी तरीके से उन्होंने स्ट्रॉबेरी की बात कही। स्ट्रॉबेरी जो ठंडे इलाकों में पैदा होती है वो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और मेरी जानकारी में बिहार में भी होती है। तो जब इस तरीके से खेती के तौर तरीके और प्रदेशों में भी बदलाव हो रहा है, उसके जो पहले का जो वातावरण हुआ करता था खेती के लिए, किसी फसल के लिए, उस वातावरण के उलट भी वातावरण में वो फसल हो रही है या खेती की जा रही है, तो यह प्रयोग हैं और तकनीक के ज़रिए हो रही है। तो इन प्रयोगों को, तकनीकों को आजमाया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें हम। अब हमने कभी सोचा है स्ट्रॉबेरी हम बाय एंड लार्ज मानते हैं कि वो ये ठंडे प्रदेशों का है। मैं देख रहा हूँ जी कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है। मैं देख रहा हूँ जी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ स्ट्रॉबेरी हो रही है। बुंदेलखंड में जहाँ पानी की दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीजों पे ले जाएंगे। मैं जरूर मानता हूं कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है, उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है।
आखिरकार प्रधानमंत्री वहाँ आ गए जहाँ शायद उन्होंने सोच रखा था कि यहाँ तो जाना ही है, और जो सुनने वाले लोग थे उनको भी लग रहा था कि अभी तक बात प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवियों की क्यों नहीं की। जब आंदोलन जीवी परजीवी का जिक्र किया या ये बात कही तो इसके बाद जवाब आया कि क्या महात्मा गांधी आंदोलन जीवी थे या नहीं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया वो आंदोलन जीवी थे या नहीं, जयप्रकाश आंदोलन जीवी थे या नहीं, भगत सिंह थे या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल लाए गए। प्रधानमंत्री चूंकि आज मुझे लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवियों और आंदोलनकारियों में अंतर होता है। आंदोलन पवित्र होता है और आंदोलन जीवियों की मंशा मकसद अपवित्र होते हैं, और इसके लिए उन्होंने फिर से लंबी चौड़ी बात अपनी रखी। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कृषि कानूनों को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से जो बात रखी उसमें 3 जगहों पर या 3 विरोधों को उन्होंने ध्वस्त किया। पहला, वो लोग जो आंदोलन लेकर के खड़े हैं पिछले 2.5 महीनों से, जो किसान कहे जा रहे हैं और किसानों के नाम पर जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, कि ये दरअसल जितने भी लोग हैं देश में, जितने छोटे किसान हैं जिनकी आबादी 12 करोड़ के आसपास होती है, उनके हितों के विरुद्ध है। और यह जो आंदोलन है देश को आगे नहीं ले जाता है, यह ना प्रयोग करने वाला है और ना विकास को जाने वाला है, विकास की तरफ यानी कि तरक्की की तरफ जाने वाला है। दूसरा, विपक्ष जो किसानों के साथ साथ या इस आंदोलन को हवा दे करके अपनी रोटी सेकना चाहता है, उस पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि दरअसल विपक्ष की मंशा वो है कि वो करना तो पहले यही चाहता था लेकिन कर नहीं सका क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं थी। बेहतरी इसी में है देश की भी, किसानों की, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देश की बेहतरी चाहता हूं, किसानों की अच्छाई चाहता हूं, मेरे लिए मेरी कुर्सी या मेरी पार्टी शायद कम ज़रूरी है, ऐसी बात वो बार बार कहते रहते हैं। और तीसरा, कि देश में जो अभी मौजूदा व्यवस्था खेती की है इसमें बदलाव ज़रूरी हैं और इस ज़रूरी बदलाव के लिए कानून भी आवश्यक हैं, लिहाजा ये कानून बदलेंगे नहीं, इनमें संशोधन ज़रूरी है। संशोधनों की बात उन्होंने कही। यह देश किसानों का है और किसानों के ज़रिए ही चलना है। अगर किसानों का भला होगा तभी देश का भी भला होगा। यह कानून किसानों के लिए अगर ख़राब है तो देश के लिए ख़राब है। आप संशोधन कर सकते हैं, आप विकल्प लेकर के आ सकते हैं, सब कुछ कीजिए, लेकिन इनको आगे चलने दीजिए, मौका दीजिए। लिहाजा यह जो कहा जा रहा है कि कानून रद्द कर दीजिए, सरकार ये नहीं करेगी। प्रधानमंत्री को आज सुनने के बाद उनकी पार्टी के भी जितने लोग हैं, संगठन के जितने भी लोग उनके हैं, उनको भी एक नई दिशा मिली होगी और विपक्ष और वो लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनको भी अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।